हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और रोमांचक कॉमिक्स ग्रैंड मास्टर रोबो के साथ। कहते हैं कि मांबा सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भयंकर मानव भी है जिसके लिए इस अत्यधिक विषैले सांप का जहर एक हल्के से नशे से ज़्यादा और कुछ नहीं। कई लोगों का मानना तो यह है कि उसकी रगों में खून नहीं बल्कि सांप का जहर बहता है और इस भयानक शख्स का रास्ता काटने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। अपराध जगत के इस बेताज शहंशाह को उसके गुलाम एक ही नाम से जानते हैं, ग्रैंड मास्टर रोबो, जिसके अपराध जगत के शहंशाह से पूरी दुनिया के बादशाह बनने के सपने के बीच एक ऐसा युवक दीवार बनकर खड़ा हुआ है जिसके लिए मानवता और मानव की जान की कीमत के सामने अपनी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं है। जो ग्रैंड मास्टर रोबो की आंखों में कांटा बनकर इसलिए खटकता है क्योंकि उसके हाथों रोबो 2 बार मात खा चुका है। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने कसम खाई है, इस बार या तो वह बचेगा या उसका जानी दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव। यह तो चूहे बिल्ली का खेल है सुपर कमांडो ध्रुव। अग्निमुख से तो तुमको साक्षात यमराज भी नहीं बचा सकते। आज मेरी जीत और तुम्हारी मौत निश्चित है। हा 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 हा। समुद्र की अथाह गहराइयाँ, जहाँ पर विशालकाय मछलियों और खतरनाक समुद्री जीवों का राज्य रहता है, आज एक मानवाकृति कुछ यंत्र फिट कर रही थी। हेलो चीफ, मिस्त्री हियर, काम पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। आप 15 मिनट बाद सिग्नल भेजिएगा। मिस्त्री का मैसेज आ गया है मास्टर। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सारे यंत्र फिट किए जा चुके हैं। अब सिर्फ रिमोट कंट्रोल से सिग्नल भेजने की देरी है। देर क्यों? सिग्नल तुरंत चालू कर दो। लेकिन मास्टर, अगर इस वक्त धमाका हुआ तो मिस्त्री उसकी चपेट में आ जाएगा। हर महान कार्य अपने हिस्से की बलि मांगता है और जितने कम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने उतना ही अच्छा है। सिग्नल भेजो। आदेश मिलते ही 2 हाथ हरकत में आ गए और अदृश्य रेडियो तरंगे अपने स्रोत से निकलकर निशाने की तरफ बढ़ चली। रेडियो तरंगों का यंत्रों से संपर्क हुआ और एक भयंकर धमाका हुआ। इसके बाद मिस्त्री कहाँ गया यह किसी को पता नहीं चला और न ही किसी को यह जानने में दिलचस्पी थी। इस विनाशकारी न्यूक्लियर ब्लास्ट का असर समुद्र की सतह तक भी आया और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अब इस धमाके का एकमात्र मुख्य गवाह था मूंगे की मोटी दीवार में धमाके के कारण बना एक बड़ा छेद। कहीं पर इस धमाके में से खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सफलता, सक्सेस, कामयाबी, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट कामयाब हो गया। अब हमारा गैंग संसार का पहला ऐसा आतंकवादी संगठन हो गया है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अब मुझे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। अगले दिन सुबह, आज लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए हैं भैया। बीच पर हमारे अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। जल्दी? 7 बजने वाले हैं देवी जी। आज आपके चक्कर में हम भी लेट हो चुके हैं। सब लोग घूमकर जा चुके हैं। अच्छा, चुपचाप दौड़ो वरना बोलते बोलते ही सांस फूल जाएगी और अगर ज़्यादा बोले तो पानी में धकेल। औ! तभी श्वेता का पैर किसी उभरी चीज से टकराया और हा 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 हा। देखा, दूसरों का बुरा चाहने वाले का खुद बुरा होता है। अब तुम स्नान ध्यान करो, तब तक मैं चक्कर मार कर आता हूँ। पर जाने क्यों समुद्र आज कुछ ज्यादा ही अशांत था। हा हा हा। अरे जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आ गया, खूब मजा आया। ओ माय गॉड। ध्रुव ने भी नजर घुमाकर श्वेता के आश्चर्य का कारण जानना चाहा और वह खुद भी चकित रह गया। उसको भिगोने वाले विशाल लहर तो वापस लौट गई थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थे हजारों मृत समुद्री मछलियां। जहां तक नजर जाती थी तट पर मरे समुद्री जीवों से पटा पड़ा था। तभी ध्रुव के कॉलर में लगा बटन ट्रांसमीटर तेज सिग्नल देने लगा। ध्रुव उस सिग्नल की खास आवाज तुरंत पहचान गया। रेडियो एक्टिविटी, पिंग 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 पिंग, यानी इन मृत मछलियों में रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बहुत अधिक है। श्वेता भागो वरना जान का खतरा हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी? अजीब संयोग है। आज दोपहर में हमारी क्लास स्पेशल परमिशन लेकर राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन देखने जा रही है और सुबह सुबह ही रेडियो एक्टिविटी के दर्शन हो गए। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, ध्रुव हियर। आप कुछ न्यूक्लियर विशेषज्ञों के साथ तुरंत अक्सा बीच पर पहुंचिए।
यस, टॉप अर्जेंट, ओवर। आधे घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। तुम्हारा शक सही है ध्रुव, इन मछलियों में ज़बरदस्त रेडियो एक्टिविटी है और इनकी मौत का कारण भी एकदम साफ है। ये सारे समुद्री जीव किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से मरे हैं। न्यूक्लियर धमाका समुद्र के अंदर? लेकिन यह किसका काम हो सकता है? अभी तो इस विषय में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है, पर इतना तो पक्का है कि जिसने भी इतने गुप्त रूप से यह काम किया है उसके इरादे नेक नहीं हैं। और वह आदमी कौन है यह तो कई दिनों की कड़ी छानबीन के बाद भी पता लग पाएगा। और इतना समय दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। घर पहुंचने के बाद भी ध्रुव का दिमाग इसी गुत्थी में उलझा हुआ था। अगर यह पता चल जाए कि यह धमाका किस जगह पर हुआ तो आगे का काम थोड़ा आसान। अरे ध्रुव, अंडे के बजाय हलवे पर नमक क्यों डाल रहे हो? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ओह, मैं कुछ सोच रहा था मम्मी। जरूर उसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन ध्रुव यह मामला हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का है, तुम्हारा नहीं। इस घटना की गंभीरता को कोई समझ नहीं रहा है पापा। यह एक भयानक विनाश की शुरुआत का संकेत है। अगर जल्दी ही इस मामले को निपटाया नहीं गया तो लाखों जानें एक झटके में खत्म हो जाएंगी। अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाता यह धमाका समुद्र के अंदर किस जगह पर हुआ है तो कुछ शुरुआत होती, लेकिन यह मुझे कहाँ से पता चलेगा? वेरी छोटी प्रॉब्लम डियर ब्रदर, तुम तो जानवरों से बात कर ही लेते हो। इस बार अपनी विद्या मछलियों पर आजमा कर देखो, शायद बात बन जाए। पानी में डुबकी मारो और किसी पढ़ी लिखी वेल से पूछो कि मैडम, क्या आप जानती हैं कि समुद्र में न्यूक्लियर बम कहाँ फटा है? शट अप श्वेता, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ध्रुव ने श्वेता की बात को मजाक में नहीं लिया। व्हाट एन आइडिया, मछलियों से बात? अरे ध्रुव, कहाँ चल दिए? नाश्ता तो करते जाओ। रुक जाओ भैया, यह कीमती सलाह एकदम फ्री में है, मैं इसका पैसे नहीं लूंगी, डरो मत। जाते हो तो जाओ, मैं भी चली। आज मुझे भी अपनी क्लास के साथ राजापुर जाना है एटॉमिक पावर स्टेशन देखने। अरे पर तू तो नाश्ता करती जा। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इस पेटू को आज क्या हो गया? भैया ने आज मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया, इसीलिए आज मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी। बाय मम्मी। और श्वेता और ध्रुव को दो अलग रास्तों पर चल दिए, पर दोनों ही यह नहीं जानते थे कि उन रास्तों पर उनका इंतजार कर रही है मौत। उधर मोटरसाइकिल पर उड़ते जा रहे ध्रुव के दिमाग में बचपन की यादें खलबली मचा रही थी। वे यादें जो अब तक दिमाग के न जाने किस कोने में दबी थी। जुपिटर सर्कस की यादें, सर्कस के डॉल्फिन शो की यादें और अन्ना की यादें। अन्ना जिसके एक इशारे पर डॉल्फिनें अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकती थीं। ध्रुव को अन्ना के साथ अपनी पहली बातचीत भी याद आ रही थी। अन्ना, पापा कहते हैं कि आप मछलियों से बात कर लेते हैं। मछलियों से? नहीं तो तुम्हारे पापा को गलतफहमी हो गई होगी। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं मछलियों से नहीं, सिर्फ मछली से बात कर पाता हूँ। एक मछली से। कौन सी मछली से अन्ना? डॉल्फिन मछली से। बहुत समझदार होती हैं ये, इनसे तो कोई भी बात कर सकता है। सच? तो मुझे भी सिखाओ ना अन्ना। जरूर राजा बेटा, शुभ काम में देर कैसी। चलो अभी से शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे मैं भी अन्ना की तरह डॉल्फिनों से बात करने लगा। लेकिन अन्ना की असमय मौत से वह डॉल्फिन शो बंद हो गया और मैं भी धीरे धीरे दूसरे कर्तव्यों को सीखने की धुन में यह विद्या भूलता चला गया। आज यह पता चल जाएगा कि अन्ना की सिखाई विद्या मुझे अब तक याद है या मैं उसे भूल गया। ध्रुव के होठों से एक खास तरह की सीटी उभरी जो डॉल्फिनों को बुलाने का इशारा था। लेकिन 5 मिनट बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या शायद आसपास कोई भी डॉल्फिन नहीं है। चलो अब छानबीन का कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ध्रुव वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन कुछ सुनकर रुक गया। समुद्र की लहरों के बीच से एक उसके जैसे ही सीटी की आवाज़ आ रही थी और कुछ ही पलों बाद ध्रुव को अपनी तरफ आती एक काली आकृति दिखाई पड़ी। डॉल्फिन? और फिर ध्रुव और डॉल्फिनों के बीच में तेज और धीमी सीटियों में बातचीत शुरू हो गई। ध्रुव को जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल रही थी, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी क्योंकि इस वक्त राजनगर और राजापुर के तटों के बीच का समुद्र जैसे खौल रहा था और उस खौलते पानी के बीच में से निकल रही थी एक अत्यंत भयंकर आकृति जिसकी एक झलक किसी के दिल को धड़कन को रोक देने के लिए काफ़ी थी। मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी।
इन मोटे तारों में जरूर हाई वोल्टेज बिजली की धारा बह रही होगी। इससे कम से कम मेरी थोड़ी सी तो प्यास बुझेगी। आह! उस भयावह आकृति ने मुंह से रोशनी की एक तेज लपट निकली और हाई टेंशन केबल को थामने वाली लोहे की मोटी गार्डर मोम के समान पिघलने लगे और नीचे गिरते बिजली के नंगे तारों से उस आकृति को अपनी लपेट में ले लिया। बिजली की प्रचंड धारा, जिसकी हल्का सा स्पर्श किसी को खाक कर देने के लिए काफी था, उसके शरीर में ऐसे समाने लगी जैसे सूखी जमीन में पानी। हा 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 हा! अब अग्निमुख को कुछ चैन पड़ा। तारों के टूटने से शहर के एक बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई और लीजिए बिजली रानी नाराज होकर चली गई। होंगी ही, तुम्हारी ट्रांसमीटर उससे इतना काम जो कराता है। खैर घबराओ मत, अपने पास हर प्रॉब्लम की कार्ड मौजूद है पार्टनर। मैं अभी जनरेटर चालू करता हूँ, शायद कोई हमें मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो। पीटर का ख्याल एकदम सही था, क्योंकि ट्रांसमीटर ऑन करते ही, ध्रुव यार पीटर, मैं तुमको जो भी सामान बताता हूँ तुम उसे लेकर जल्दी से जल्दी करली सी फेस पर पहुँचो। बोलो ध्रुव, मैं नोट करता हूँ। और दूर कहीं पर, इतनी जरा सी एनर्जी से कुछ नहीं होगा। इससे तो मेरी प्यास और बढ़ गई। ये तार उधर से आ रहे हैं, यानी उधर कोई पावर हाउस जरूर होगा, उसी से मेरी प्यास बुझेगी। ठीक उसी समय गांधी स्कूल की बस एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। चलिया अब तो चलिया, चलो श्वेता आज से गाओ 1 2 3 4, आगे भी जाने ना। हे मेरे राम, यह क्या है? सबके खिलखिलाते चेहरे पल भर में गंभीर हो गए। सबके चेहरों पर भय झलकने लगा। सामने बीच रास्ते में खड़ी भयंकर आकृति सीधे नर्क से आई हुई लग रही थी। भयभीत ड्राइवर को बचने का सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आया। उसके पैर एक्सीलेटर पर दबते चले गए और बस बंदूक से छूटी गोली की तरह अग्निमुख की तरफ बढ़ी। टक्कर की आवाज बहरा कर देने वाली थी। अग्निमुख उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन ड्राइवर की टक्कर मारकर भाग जाने वाली योजना असफल हो गई, क्योंकि बस भी पहियों से तार फंस जाने के कारण वहीं पर रुक गई। बच्चों, बस से उतरकर भागो भागो। इसको टक्कर मारना मूर्खता थी। भगवान का शुक्र है कि इन तारों में करंट नहीं है। बच्चों से दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सभी पलक झपकते बस से बाहर निकलकर छुपने के लिए भागे। तुमने अग्निमुख का रास्ता रोकने की जुर्रत की, मैं तुम सबको राख कर दूंगा। अग्निमुख के मुंह से आग की एक भयंकर लपट निकली और बस शोलों के बीच में घिर गई। लेकिन अब कोई भी बस के अंदर नहीं था। या था। जब से मैंने रेडियो एक्टिविटी मछली आंख देखी, तब से मैं ऐसे ही किसी मुसीबत का इंतजार कर रही थी, और इसलिए मैंने अपनी यह पोशाक भी पैक कर ली थी। इस धुएं के बीच में कोई मुझे रूप बदलते देख भी नहीं पाएगा। और फिर मैं इस एक्शन पैक्ड सीन में एंट्री होगी चंडिका की। टेन 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 ब्राम। चंडिका के बाहर कूदते ही एक धमाके के साथ बस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। 1 मिनट भाई साहब, जाने से पहले यह तो बताते जाइए कि इस बस का हट जाना कौन। ओह, मेरे रास्ते से हट जा छोकरी, वरना तेरे सुंदर शरीर को राख के ढेर में बदल दूंगा। यह तो सीधा एटॉमिक पावर प्लांट की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे मारने में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसको पावर प्लांट पहुंचने से रोकना होगा, वरना जो कुछ होगा वह सोच कर ही रूह कांप जाती है। बस का भारी लोहे का चक्का अग्निमुख के शरीर से टकराया और अग्निमुख तारों के बीच में जा गिरा। चंडिका ने बिजली की सी फुर्ती से तारों को पकड़कर खींचा और अग्निमुख का शरीर लोहे की एक मजबूत कुंडली में कैद हो गया। अब क्या इरादा है मिस्टर ज्वालामुखी? शांति से मेरे साथ चलते हो या 2-4 हाथ और दिखाऊं? मूर्ख लड़की, तू समझती है कि तू मुझे पकड़ सकती है? तो ले। और अगले ही पल अग्निमुख के शरीर से बिजली की सी एक हाई वोल्ट करंट निकली और चंडिका का पूरा शरीर झंझना उठा। अब जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 कदम की दूरी थी और चंडिका बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। और किसी गुप्त स्थान पर, मास्टर गजब हो गया, हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट से मरी मछलियां राजनगर के तट पर पहुंच गई हैं। हे शैतान, तुरंत अपने कुछ आदमियों को ब्लास्ट वाली जगह पर भेजो, ताकि वे वहां लगे सारे यंत्र निकाल लाएं, वरना उनके जरिए कोई हम तक भी पहुंच सकता है और यह काम तुरंत होना चाहिए। कहीं वहां पर कोई हमसे पहले पहुंच गया तो पूरे संसार की जासूसी एजेंसियां हमारी तलाश करने लगेंगी। ग्रैंड मास्टर रोबो का शक बेबुनियाद नहीं था।
क्योंकि ठीक उसी वक्त एक डॉल्फिन के पीछे दो आकृतियां न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले स्थान की तरफ बढ़ रही थीं। अब रेडिएशन का स्तर बढ़ रहा है, यहाँ से तुम वापस लौट जाओ दोस्त, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगी। डॉल्फिन तुरंत वापस घूम गई और ध्रुव तथा पीटर ने अपनी यात्रा जारी रखी। यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। शुक्र है कि हमने पहले से ही एंटी रेडिएशन सूट पहन रखे हैं। ध्रुव, वह देखो, मूंगे की दीवार में एक बड़ा छेद। इसके अगल बगल कुछ यंत्र और तारों के गले टुकड़े भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यही न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह है। अब यहाँ से कोई ऐसा सबूत। गॉड, क्या हुआ पीटर? देखो इस छेद के पार। वाह! ध्रुव के दिमाग से सारी परेशानी एकाएक गायब हो गई, क्योंकि उसके आंखों के सामने एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। यह क्या है ध्रुव? पता नहीं पीटर, लेकिन लगता है कि हम लोग ने कोई बहुत अद्भुत चीज़ ढूंढ निकाली है। हमको अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर यह क्या है, सच या नज़रों का धोखा। बाद में पीटर, अभी नहीं। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ बूझ कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे भी हमारा मुख्य काम अभी इस ब्लास्ट को छानबीन। पीटर की आवाज़ सुनकर ध्रुव पलटा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल उसका पाइप भी एक जकड़न से कस चुका था। मास्टर का ख्याल सही था, कुछ जासूस हमारी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं। आउ! ये जरूर उसी कमीने के आदमी होंगे जिसने इस स्थान पर न्यूक्लियर धमाका किया है, और ये ही मुझे उसके पास तक पहुँचाएंगे। मास्क के कारण रोबो के आदमी यह नहीं समझ पाए कि उनका मुकाबला साधारण जासूसों से नहीं, बल्कि ध्रुव और कमांडो पीटर से है। मुकाबला बहुत मामूली और छोटा सा हो सकता था अगर उसी वक्त रोबो के कुछ और आदमी वहां पर न पहुंच पाते। एकाएक दुश्मनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अब तो बगैर किसी मदद के इनसे जीतना मुश्किल है, पर मदद आएगी कहां से, यह तो किसी को भी नहीं मालूम है कि हम कहां। लेकिन तभी ध्रुव की सोच को गलत साबित करते हुए मदद आ पहुंची। डॉल्फिन का हमला अप्रत्याशित और जोरदार था, और पानी के अंदर एक डॉल्फिन 10 आदमियों के बराबर थी। रोबो के आदमियों के पास अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भागो, मैं तो तेरे बोलने से पहले ही भाग रहा हूँ। वाह दोस्त, आज तो तुमने ही बचाया। आओ पीटर, अब वे लोग जल्दी वापस आने की हिम्मत नहीं। पीटर! लेकिन पीटर सुनने की हालत में नहीं था। लड़ाई के दौरान रोबो के आदमी पीटर का मास्क नोचने में सफल हो गए थे। ओह, अब तो पीटर को लेकर तुरंत सतह पर पहुंचना होगा। लेकिन सतह तक पहुंचते पहुंचते तो पीटर का दम घुट चुका। तभी ध्रुव के बगल में एक सरसराहट हुई, और अगले ही पल ध्रुव बेहोश पीटर के साथ तेजी से समुद्र की सतह की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ चंडिका चुपचाप अपनी तरफ बढ़ती मौत को देख रही थी। अब तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर कोई भी मेरा रास्ता रोकने के ख्याल से ही कांप। ओह! पैरों में तार फंसने से अग्निमुख लड़खड़ाकर गिर पड़ा, और पास ही छुपा बस का ड्राइवर मौका पाकर तेजी से चंडिका की तरफ लपका। घबरा मत बिटिया, हम अभी तो का बचावत हैं। और उसको उठाकर वह अग्निमुख से विपरीत दिशा में भागा, और जब तक अग्निमुख तारों की कैद से निकल पाता, तब तक ड्राइवर चंडिका के साथ घनी झाड़ियों में ओझल हो चुका था। अग्निमुख कुछ पलों तक पीछा करने को सोचता रहा, और फिर इरादा बदलकर वापस एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। एटॉमिक पावर प्लांट में हर कोई आने वाले विनाशकारी तूफान से बेखबर था। हेलो डॉक्टर राव, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सेक्रेटरी रखी है। भाभी जी को मालूम है या नहीं? तुम्हारी आदतों की तरह तुम्हारे ख्याल भी गंदे हैं डॉक्टर पाटिल। और ये मेरी सेक्रेटरी नहीं, बल्कि एक रिसर्च छात्रा है, मिस नताशा। ये पत्रकारिता का कोर्स कर रही हैं, और इनके रिसर्च का विषय है भारत और नाभिकीय ऊर्जा। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले 1 साल से हमारे प्लांट में आती जाती रही। सर, सिक्योरिटी ऑफिसर राघव, अरे तुम्हारा तो पूरा बदन झुलस गया है, पर कैसे? सर, बाहर एक आग उगलता आदमी। ओह, यह तो बेहोश हो गया। लेकिन यह आग उगलता आदमी का क्या मतलब? बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर राव को अपनी बात का जवाब मिल गया। एनर्जी, यहाँ से मुझे भरपूर एनर्जी मिलेगी। थोड़ी ही दूरी पर चंडिका की ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी। धन्यवाद। अगर आज आप खतरा मोल नहीं लेते तो मैं जिंदा नहीं बचती। अरे कैसे मोल नहीं लेते खतरा? तुम तो हमारी बेटी की उम्र की हो बिटिया। हम अपनी बिटिया को ऐसे कैसे मरने देते?
वह चलता फिरता ज्वालामुखी किधर गया चाचा? वो ससुरा उस तरफ गया है, राजापुर बिजली स्टेशन की तरफ। पर तुम कहीं खड़ी हो गई? उसको रोकना बहुत जरूरी है चाचा, वरना वह इस पूरे इलाके को मरघट में बदल देगा। लेकिन बिटिया सुनो तो, मेरी चिंता छोड़िए चाचा और सब बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाइए। उम्मीद है कि इस अफरा तफरी में ड्राइवर यह ध्यान नहीं देगा कि श्वेता बच्चों के बीच में नहीं है। लेकिन अग्निमुख से अकेले निपट पाना मेरे लिए संभव नहीं लगता, इसलिए मुझे अपने लिए स्पेशल मदद का इंतजाम करना पड़ेगा। अपनी बेल्ट में लगे इस स्पेशल ट्रांसमीटर के जरिए चंडिका ने अपने ट्रांसमीटर को ऑन किया और उससे एक खास तरह की तरंगें निकलने लगी और कमांडो हेडक्वार्टर में। यह हमारी स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर किसका इमरजेंसी सिग्नल आ रहा है? ध्रुव का? नहीं रेनू, यह सिग्नल राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के पास से आ रहा है। और ध्रुव ने तो अभी कुछ ही देर पहले पीटर को करली सी फेस पर बुलाया था। करली सी फेस और यह पावर प्लांट तो अलग अलग दिशा में हैं। फिर यह सिग्नल किसका हो सकता है? किसी का भी हो, लेकिन उसकी मदद तो करनी ही होगी। पर राजापुर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी और यह इमरजेंसी सिग्नल है। देर नहीं होगी करीम, क्योंकि हम लोग वैन से नहीं स्टार हेलीकॉप्टर से जाएंगे। चलो फास्ट, एक पल की भी देरी करना ठीक नहीं है। उधर अग्निमुख को सिर्फ एक चीज की तलाश थी, एनर्जी की, और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले हर चीज उसकी दुश्मन थी। और जब तक चंडिका पावर स्टेशन तक पहुंचती, अधिकतर लोग वहां से भाग चुके थे। एनर्जी पीने की शुरुआत यहीं से की जाए। हे भगवान, यह तो साक्षात भस्मासुर लग रहा है, लेकिन मैं भी इसको रोकने का कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगी। आहा, अब मेरी ताकत कुछ वापस आ रही है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। मुझे ढेर सारी पावर चाहिए एक साथ, और वह पावर मुझे इस पावर स्टेशन में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलेगी। उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली। तभी एक ट्रक की गड़गड़ाहट ने अग्निमुख का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन अग्निमुख को कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया और उसका शरीर ट्रक और दीवार के बीच में पिस गया। वाह, ये लड़की तो एकदम तूफानी है। यह खबर ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मास्टर, राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से हमारे जासूस ने एक संदेश भेजा है। वहां पर एक आग उगलता आदमी तोड़ फोड़ कर रहा है। क्या? उसी पावर प्लांट से डिजाइनें चुरा कर तो हमने न्यूक्लियर शक्ति हासिल की है, और वह कमीना उसी को तोड़ रहा है। हमारी सैटेलाइट के कैमरे को वहीं पर फोकस करो। लेकिन हमारा जासूस तो सुरक्षित है ना? हाँ मास्टर, हमारा जासूस एकदम सही सलामत है। शैतान का शुक्र है। ओहो, तो ये है वह आग उगलता मानव। तोड़ फोड़ तो अच्छी करता है। इस विनाशकारी आदमी को तो हमारे गैंग में होना चाहिए था वाइपर। यह हमारे ही गैंग का आदमी है मास्टर। यह मिस्ती है। इसके कपड़े और गले के पट्टे को ध्यान से देखिए। मिस्ती? यानी यह धमाके से मरने के बजाय आग उगलता मानव बन गया है। लेकिन यह तो गड़बड़ हो गई। अब मिस्ती को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर इसको किसी ने पकड़ लिया तो यह उनको हमारे इस अत्यंत गुप्त अड्डे का पता बता सकता है। इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मिस्ती की मौत। सब गड़बड़ हो रही है। पहले मछलियां राजनगर के तट पर पहुंच गईं, फिर मिस्ती बच गया, और हमारे आदमी अब तक उस ब्लास्ट वाली जगह से यंत्र लेकर वापस नहीं आए। कारण सीधा सा था, क्योंकि रोबो के आदमी डॉल्फिन के डर से अब तक छुपे हुए थे। वे वापस चले गए। हाँ कायर, अब जल्दी करो, देर हुई तो मास्टर हमारी खाल उतार लेगा। उसको जब पता चलेगा कि कुछ लोग हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारी खाल तो वह ऐसे ही खिंचवा देगा। हम उसको यह बात बताएंगे ही नहीं, फिर उसको पता कैसे? वाह, क्या हुआ? कोई खजाना दिख गया क्या? खजाने का भी बाप है मूर्ख। देख इस क्षेत्र के पार। यह क्या है डोमर? कोई शहर लगता है, सोने का बना हुआ, लाखों टन सोना। ग्रैंड मास्टर तो यह खबर सुनकर पागल हो जाएगा। हम उसे पागल बनाना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको यह भी नहीं बताएंगे कि यह खजाना हमने ढूंढा है और इस पर सिर्फ हमारा हक है। आज के बाद से हम किसी के गुलाम नहीं। अरे ये क्या? तभी कुछ देखकर सबकी जुबान तालू से चिपक गई। उनकी यह हरकत एकदम सामान्य थी, क्योंकि छेद के बीच से निकल रही समुद्री जीव बहादुर से बहादुर आदमी के भी खून सुखा देने के लिए काफी था। यह किस लोक का प्राणी है? बड़बड़ मत कर मूर्ख, और यहाँ से भाग ले। यहाँ जरूर इस खजाने का रक्षक होगा, परंतु समुद्र के अंदर किसी समुद्री जीव से बचकर भाग पाना असंभव होता है। इस बात का एहसास रोबो के आदमियों को सिर्फ मरने से पहले ही हो पाया था।
लेकिन यह भयावह दृश्य अनदेखा नहीं गया। हे देव, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। और एटॉमिक पावर प्लांट में माल लदे ट्रक की टक्कर का भी इस पर खास असर नहीं पड़ा। यह तो बुरी खबर है, लेकिन अब मुझे इसको संभालने का मौका नहीं देना है। शुक्र है कि इन तारों में बिजली नहीं है, वरना अब तक मुझे भी सैकड़ों वोल्ट का करंट लग चुका होता। चंडिका ने गिरती हुई दीवार पर एक जोरदार वार किया और सैकड़ों ईंटें अग्निमुख के ऊपर बरसने के लिए नीचे गिरने लगीं। पर अग्निमुख ने अब तक अपने आप को संभाल लिया था। उसके मुंह से स्टील को भी गला देने वाली एक भीषण लपट निकली और सारी ईंटें अग्निमुख पर गिरने से पहले ही धुआं बनकर हवा में बिखर गई। और फिर क्रुद्ध अग्निमुख चंडिका की तरफ मुड़ा। यह यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतनी ऊंचाई पर तो इसकी लपट भी नहीं आ पाएगी। लेकिन अग्निमुख का निशाना चंडिका नहीं बल्कि चिमनी का निचला हिस्सा था। ओह, इतनी ऊंचाई से गिरने पर तो मेरे बदन का पाउडर बन जाएगा। अग्निमुख मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, पर मेरे पास भी 600 ग्राम दिमाग है। अगर मैं अपने शरीर को एक खास कोण पर मोड़ दूं तो यह भारी चिमनी अपने गिरने की दिशा बदल देगा, सीधे श्री अग्निमुख जी का खोपड़ी का तरबूज फोड़ देगा। चिमनी तेजी से अग्निमुख की तरफ गिरने लगी और इतनी बड़ी चिमनी को गिरने से पहले भस्म कर देना असंभव था। लेकिन चंडिका ने गिरती चिमनी और अग्निमुख के बीच में तने तार पर ध्यान नहीं दिया था। तार से टकराकर चिमनी ने अपनी दिशा बदल दी। अरे, अग्निमुख बच गया, पर चिमनी अब इस फोटोग्राफर लड़की पर गिर रही है और उसका ध्यान कहीं और है। इस पर यह आफत मेरी वजह से आई है, इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। नताशा का ध्यान जब तक अपने ऊपर गिरते खतरे पर जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब न तो भागने का रास्ता था और न ही बचने की कोई जगह। वह भय से जड़ हो गई। उसको तो यह भी नहीं पता चला कि आखिर वह बच कैसे गई। तुम ठीक तो हो ना मिस फोटोग्राफर? हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा नाम तो नताशा है। और मेरा नाम चंडिका है नताशा। अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में यह जगह नर्क का डुप्लीकेट बनने वाला है। नताशा चुपचाप चंडिका को खतरे की तरफ बढ़ती देखती रही और न जाने क्यों उसके शर्मिंदा चेहरे पर आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। ओह, अब इसके और न्यूक्लियर रिएक्टर के बीच सिर्फ कंक्रीट और शीशे की एक मोटी दीवार है और इस रुकावट को रास्ते से हटाना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इससे पहले कि चंडिका अग्निमुख तक पहुंच पाती, दीवार एक धमाके के साथ ढह गई। मेन न्यूक्लियर रिएक्टर सामने दिख रहा था और अब उसके और अग्निमुख के बीच और कोई रुकावट नहीं थी। अब तो इस पार या उस पार वाला मामला है। अब या तो मैं नहीं या फिर अग्निमुख। लेकिन तभी चंडिका आसमान से आ रही एक घरघराहट की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। स्टार हेलीकॉप्टर, यानी मेरा सिग्नल भेजना व्यर्थ नहीं गया। घबराओ मत चंडिका, अब इस यमदूत से हम निपट लेंगे। तुम आराम से तमाशा देखो। अगले ही पल ऊपर से गिरते एक शिकंजे ने अग्निमुख के न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ रहे कदमों को रोक दिया और कुछ समझ पाने से पहले अग्निमुख अपने आप को हवा में उड़ता हुआ पाया। हेलीकॉप्टर को उस चिमनी की तरफ ले चलो रेनू, ताकि एक जोरदार टक्कर से ही इसका भुर्ता बन जाए। यह तो खैर है कि यह शिकंजा स्पेशल धातु का बना है, वरना यह उसको अब तक गला चुका होता। लेकिन शिकंजे से जुड़ी चेन स्पेशल धातु की नहीं बनी थी। बौखलाए हुए अग्निमुख ने एक ही फुंकार से उसको गला दिया। लेकिन यह एक जबरदस्त गलती थी, क्योंकि अग्निमुख का शरीर कई फुट ऊपर लहराता हुआ नीचे कड़ी जमीन से आ टकराया। यह टक्कर अग्निमुख जैसे प्राणी को भी बेहोश कर देने के लिए काफी था। क्या हुआ नताशा? डॉक्टर राव, आप अभी यहीं हैं? हाँ, इस खतरे का आभास पाकर रिएक्टर को बंद करना जरूरी था, ताकि अगर कोई उससे छेड़खानी करे भी तो नुकसान ज़्यादा ना हो। अब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा डॉक्टर राव। हमारा दुश्मन बिल्कुल आराम से सो रहा है। अब सीधा सा काम इसको यहाँ से ले जाकर स्पेशल सेल में कैद करने का। लेकिन अग्निमुख में अभी काफ़ी जान बाकी थी। अब चंडिका एक बार फिर मौत की गिरफ्त में थी। करीम और रेनू असहाय से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अब क्रोधित अग्निमुख से चंडिका को बचाना असंभव लगता था कि तभी सधे कदमों से आगे बढ़ती हुई नताशा दोनों के बीच में आ खड़ी हुई। अग्निमुख ने नताशा को गौर से देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वह कुछ पलों तक दुविधा में रहा और फिर मेन न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ चला। आश्चर्य है करीम, इसने उस लड़की पर हमला नहीं किया। अब अग्निमुख को हमें ही रोकना होगा। तुम प्लेटफॉर्म को नीचे करो और मैं इसकी लीला समाप्त करता हूँ।
अगले पल हेलीकॉप्टर से एक प्लेटफॉर्म झूलता हुआ नीचे की ओर बढ़ने लगा और साथ ही साथ वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन सारी गोलियां अग्निमुख के शरीर से टकराकर भस्म होती गईं। अग्निमुख ने पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी, लेकिन अब तक नताशा, चंडिका और डॉक्टर राव को साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। हेलीकॉप्टर उड़ाओ जल्दी। स्थिति की नाजुकता को समझते हुए रेनू ने नताशा की बात मानने में कोई बुराई नहीं समझी। अग्निमुख को रोक पाना अब संभव नहीं लगता था। वैसे भी अग्निमुख अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पहुंच चुका था और इससे पहले कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित दूरी तक पहुंच पाता, एक भीषण और बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। कंक्रीट और लोहे की भारी टुकड़े सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उछल गए। एक लोहे का टुकड़ा गोली की तरह हेलीकॉप्टर से जा टकराया और स्टार हेलीकॉप्टर पर कटे पक्षी की तरह घने पेड़ों की तरफ गिरने लगा। अब कुछ चैन पड़ा, लेकिन अभी मुझे और एनर्जी चाहिए, इस दुनिया की सारी एनर्जी। इसी दौरान ध्रुव बेहोश पीटर के साथ राजनगर के तट की ओर बढ़ रहा था। पीटर अब तक होश में नहीं आया है, इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं अकेला वापस आकर छानबीन। तभी दाहिनी तरफ का आसमान पल भर के लिए रोशनी से दमक उठा। यह क्या हुआ? विस्फोट! कुछ पलों बाद चमक का पीछा करते हुए गड़गड़ाहट के से पूरा वातावरण को भर गया। यह विस्फोट की आवाज राजापुर से आई है, लेकिन ध्रुव के लिए खतरा राजापुर से नहीं बल्कि समुद्र के अंदर से उभर रहा था। अपने सामने एकाएक प्रकट हुए भयंकर समुद्री जीव को देखकर ध्रुव भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। यह जो भी है, इससे इस वक्त उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि पीटर को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। मोटर बोट तेजी से 90 डिग्री के कोण पर तेजी से घूमी और उस भयंकर जीव के रास्ते से दूर बढ़ने लगी, लेकिन मोटर बोट ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ध्रुव ने निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लिया। इससे बचकर भागना बेकार है, इससे मुकाबला करना ही पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले इसका ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, वरना अगर इसने मोटर बोट पर हमला कर दिया तो बेहोश पीटर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैं किसी जीव को मारने के खिलाफ हूं, लेकिन यह प्राणी सर्तिया उन जीवों की श्रेणी में नहीं आता है। उफ, यह तो मुझे पकाकर खाने के मूड में है। इसकी आग से बचने के लिए अब यह लड़ाई पानी के अंदर लड़नी होगी, जहां पर इसके मुंह की आग शायद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। दैत्य ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल सही था, इसके मुंह की आग अब मुंह में ही रह जा रही है। अब एकदम सही मौके का इंतजार करना होगा। दैत्य तीर की तरह ध्रुव की तरफ बढ़ा और उसी पल ध्रुव ऊपर उछला। साथ ही साथ उसका हाथ घूमा और एक नुकीला भाला सीधा दैत्य के मुंह में जा घुसा। यह भाला इसकी आंतों और गले को चीर कर रख देगा और यह राम नाम सत्य। लेकिन दैत्य के मुंह से भीषण आग ने भाले को गले तक पहुंचने से पहले ही गला दिया। अब ध्रुव के हाथ खाली थे और उसकी तरफ बढ़ती मौत की गति बहुत तेज। एक बार फिर ध्रुव ने अपनी तरफ बढ़ते हुए विशाल जबड़ों से अपने को बचाया, लेकिन लहराती पूंछ ने उसको अपना निशाना बना ही लिया। अब मुझे ऑक्सीजन लेने सतह पर जाना ही पड़ेगा, और तब या मुझे भूनकर या उबालकर। ऑक्सीजन? इसको रोकने का यही एक तरीका है, ऑक्सीजन। बिजली की सी फुर्ती से ध्रुव ने अपनी पीठ पर लगे ऑक्सीजन टैंक को उतार सामने खुले विशाल मुख के अंदर तेजी से झोंक दिया। ऑक्सीजन टैंक का संपर्क आग से हुआ और एक धमाके के साथ भयावह समुद्री जीव खामोश हो गया और ध्रुव ने अपनी यात्रा को फिर शुरू कर दिया। यह अजीबोगरीब जीव जरूर न्यूक्लियर ब्लास्ट से संबंधित है, क्योंकि आज से पहले ऐसा खूंखार जीव कभी देखा नहीं गया। यानी अब यह केस जटिल से जटिल होता जा रहा है। खैर, इस समय तो सबसे जरूरी काम पीटर को अस्पताल पहुंचाने का है। और राजनगर में एक नई समस्या पैदा हो रही थी। सुनते हैं? क्या हो गया रजनी, घबराई लग रही हो? अभी श्वेता के स्कूल के बस ड्राइवर का फोन आया था। वे लोग पावर प्लांट नहीं जा पाए। रास्ते में न जाने कैसे बस में आग लग गई। ड्राइवर सभी बच्चों को लेकर वापस राजनगर लौट आया, लेकिन मुझे तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन श्वेता उन बच्चों में नहीं है। बस में आग लगने के बाद उसको किसी ने देखा ही नहीं। हे भगवान, चलो हम लोग तुरंत उसके स्कूल चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो के दूसरे भाग में। धन्यवाद।